मेरे साथ हैं। साथियों, बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे संगठन के समर्थक और कार्यकर्ता व्यक्तिगत निधि देना चाहते हैं। अभी तो मैं देने वाले लोगों को अपील करता हूं कि जो लोग देना चाहते हैं वो पूरा एक बार लिस्ट तैयार कर ले, क्योंकि समय की पाबंदी है। कार्यक्रम समाप्त होते ही बारी बारी से मैं सभी को नाम पुकारूंगा। जितने लोग निधि देना चाहते हैं मेरे पास आकर नाम नंबर के साथ में नोट कराए। और मैं अब आदरणीय मेश्राम साहब को आमंत्रित करता हूं। वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मेश्राम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा झांसी मंडल का कार्यक्रम हो रहा है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का नाम नया नाम है, ये कोई पुराना नाम नहीं है। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एनडीए बनाया हुआ सुना होगा, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए सुना होगा। ये अटल बिहारी और आडवाणी ने बनाया था। एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। दूसरा है, सोनिया गांधी ने यूपीए बनाया था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। जिस तरह से इन लोगों ने गठबंधन बनाया, उसी तरह से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नॉमिडिक ट्राइब, एमबीसी, ओबीसी, माइनॉरिटी में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, इन सब लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है। क्योंकि ये नया नाम है और आप लोगों को पता नहीं है, इसलिए ये जानकारी आपको बताया जाना जरूरी है। ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा क्या है? तो इस तरह से ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नॉमिडिक ट्राइब, एमबीसी, ओबीसी और तमाम प्रकार की जो माइनॉरिटी है, उन लोगों का मिलकर बनाया हुआ गठबंधन है। और ये गठबंधन लगभग 35-36 संगठनों का मिलकर उत्तर प्रदेश में बनाया है। मगर ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा सारे देश भर में बनाया जाएगा, इसलिए इसका नाम परिवर्तन मोर्चा के बजाय राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा रखा गया, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन करने के लिए हमारे पास कोई संगठित शक्ति होनी चाहिए। इस देश में परिवर्तन की जरूरत है। आजादी के 75 साल हो रहे हैं। 75 साल होने के बाद भी इस देश में भूखमरी पर जीवन यापन करने वाले लोग हैं। शहरों के 75%
और गांवों के 90% जो लोग हैं वो लोग भूखमरी और अर्ध भूखमरी के शिकार है। और सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार गर्व से कहती है कि हम इन लोगों को भूखों मरने नहीं देंगे और इनको खाने के लिए महीने में 5 किलो अनाज देंगे। तो ये आंकड़ा इस बात को सिद्ध करता है कि सरकार खुद इस बात को स्वीकार कर रही है कि आजादी के 75 साल के इतिहास में भी, आजादी मिलने के बावजूद भी हमारे देश में इतने लोग हैं जो अपना जीवन यापन चलाने के लिए रोटी का प्रबंध नहीं कर सकते। आजादी मिलकर 75 साल हो गए, फिर भी यह हालत है। जिन्होंने इस देश पर 75 साल तक राज किया, उनके राज में लोगों को भूखमरी के कगार पर पहुंचा दिया। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि राज करने वाले लोग नालायक लोग थे। राज करने वाले लोग नालायक लोग थे कि उन्होंने भूखमरी के कगार पर लोगों को पहुंचाया और उनकी गरीबी को खत्म करने के लिए कामयाब नहीं हुए। गरीबी निर्मूलन का नारा लगाने के बावजूद भी वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हुए। ये ऐसा क्यों हुआ? 26 जनवरी 1950 को इस देश में संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होने के बाद संविधान में तमाम प्रकार के अधिकार जनता को, भारत की प्रजा को बहाल कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को ये घोषित किया गया कि भारत गणतांत्रिक राज्य होगा, रिपब्लिक स्टेट होगा। अंग्रेजी में इसे रिपब्लिक कहते हैं कि ये एक गणतांत्रिक राष्ट्र होगा। जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड आजाद देश है मगर गणतांत्रिक नहीं है। आपको समझने के लिए गणतंत्र क्या होता है ये थोड़ा बता रहा। इंग्लैंड जो है ये एक आजाद मुल्क है मगर गणतांत्रिक नहीं है, क्योंकि राष्ट्र प्रमुख राजा है। राष्ट्र प्रमुख राजा है और राजा के नाम से राज चलता है, जनता के नाम से राज नहीं चलता है इंग्लैंड में। भारत में 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक घोषित किया गया है। रिपब्लिक का मतलब होगा प्रजा राज होगा, प्रजा राज होगा। ये घोषित किया गया यानी प्रजा का राज्य होगा, ये बताया गया। ये संविधान ने घोषित किया प्रजा का राज्य होगा। केवल डेमोक्रेटिक नहीं होगा, रिपब्लिक होगा। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, केवल डेमोक्रेटिक नहीं होगा तो रिपब्लिक होगा, यानी ये प्रजा राज होगा, गणतंत्र होगा। ये घोषित किया गया था मगर क्या हुआ? हमारे देश में क्या हुआ? इतना साल हो गया है, इतना समय हो गया है, 75 साल हो गया है और इतने साल से इस देश में
परिवार का जो है लोकतंत्र और गणतंत्र स्थापित करने के बजाय राजा की जगह इस देश में कुछ परिवारों का राज आ गया। राजा का भी राज परिवार का ही राज होता है। राजा के घर में राजा पैदा होता था, रानी के पेट से राजा पैदा होता था। और आजकल क्या हो रहा है, आजकल मंत्री का बेटा एमएलए हो रहा है, एमपी हो रहा है, वो मर रहा है तो उसके बाद उसका बेटा बन रहा है। राजा मरता था तो उसका बेटा राजा हो जाता था। अब मंत्री बनता है तो उसका बेटा एमपी हो जाता है, एमएलए हो जाता है। क्या फर्क हो गया? क्या फर्क हो गया? पहले राजा का राज आता था, अभी कुछ परिवारों का राज आ गया। राजा का एक परिवार होता था। हाँ, ये कहा जा सकता है कि 1000-2000 परिवार का राज, चलो ऐसा कह सकते हैं कि सारे देश भर में 1000-2000 परिवार का राज जो है वो आ गया। और इसकी वजह से ये जो 1000-2000 परिवार का राज आ गया है, उनका कल्याण हो रहा है, उनका भला हो रहा है, उनका विकास हो रहा है। तो ये हम लोगों को समझने की बात है, जानने की बात है। गांधी जी ने, जवाहरलाल जी ने नारा लगाया था। क्या नारा था? फ्रीडम ऑफ द कंट्री, यानी देश को आजाद करने का नारा लगाया था। फ्रीडम ऑफ द कंट्री, तो फ्रीडम ऑफ द कंट्री हो गया, फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री नहीं हुआ, क्योंकि नारा ही फ्रीडम ऑफ द कंट्री का था। यानी गांधी जी ने और जवाहरलाल जी ने देश को आजाद करने का वादा किया था, देश में रहने वाले लोगों को आजाद करने का वादा ही नहीं किया। अभी तक हमारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो बोलने के लिए संविधान में मौलिक अधिकार दिया आर्टिकल 19 में, फिर भी पुलिस वाले बोलने वाले लोगों को जेल में डाल देती है, लिखने वाले लोगों को जेल में डाल देती है, क्योंकि जनता को आजादी नहीं मिली। अब जिन लोगों के हाथ में देश की बागडोर है, वो क्या कह रहे हैं? फ्रीडम ऑफ कंट्री का नारा बदल गया, फ्रीडम ऑफ द कंट्री का नारा बदल गया। अब क्या आ गया? डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब एक और नया नारा आ गया है, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, देश का विकास। यानी जो सिंगल गाड़ी चलने वाला रोड भारत में था, अब क्या हो गया? 4 लेन रोड हो गया, 6 लेन रोड हो गया, 8 लेन रोड हो गया। अब हो गया। अब आप ये देखकर हैरान हो जाओगे कि ऊपर से रेल जाती है, उसके थोड़े नीचे से 4 व्हीलर गाड़ियां जाती है, और पिलर एक ही है, एक ही पिलर पर ऊपर से ट्रेन जाती है, उसी पिलर पर 4 व्हीलर गाड़ियां जा रही है। यानी ये क्या, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। पहले फ्रीडम ऑफ द कंट्री था, अब डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री हो गया है। और जानते हो, लिखा होता है ये 6 लेन रोड है, ये 8 लेन रोड है, यहां पर साइकिल चलाने की इजाजत नहीं है। अब साइकिल आपके पास है,
आपके पास बैलगाड़ी है, लिखा होता 4 लेन रोड पर बैलगाड़ी नहीं चला सकते, साइकिल नहीं चला सकते, 4 व्हीलर आपके पास है नहीं। तो इसका मतलब है फ्रीडम ऑफ द कंट्री का नारा लगाने वाले लोगों ने अब डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री का नारा लगाया। और डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री का मतलब है कि उनके लिए जो सुविधाएं चाहिए, उनके लिए जो सुविधाएं चाहिए, वो सुविधाएं इस देश में वो लोग खड़े कर रहे हैं और टैक्स हमसे वसूल कर रहे हैं। गरीब से गरीब आदमी भी इस देश में टैक्स देता है। क्या आप लोगों को पता है गरीब से गरीब आदमी को टैक्स देना पड़ता है? कैसे? आप दुकान में जाते हो और नमक खरीदते हो, भाई टाटा नमक दे दो, तो उसमें प्रोडक्शन टैक्स लगा हुआ है, सेल टैक्स लगा हुआ है, उसमें प्रोडक्शन टैक्स लगा हुआ है, उसमें सेल टैक्स लगा हुआ है। और जो भी क्योंकि नमक टाटा भी खाता है, अंबानी भी खाता है, बिरला भी खाता है, और गरीब से गरीब आदमी भी नमक खाता है। और गरीब थोड़ा ज्यादा नमक खाता है। क्यों? सब्जी खरीदने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए नमक से रोटी खाता है। जब नमक से रोटी खाता है तो ज्यादा नमक खाता है, ज्यादा नमक खाता है तो ज्यादा टैक्स देता है। टाटा बिरला अंबानी को डॉक्टर कहते हैं ज्यादा नमक मत खाना। टाटा बिरला अंबानी को डॉक्टर कहते ज्यादा नमक मत खाना। तो टाटा बिरला अंबानी को गुस्सा आता है। वो डॉक्टर को कहते हैं गरीब समझ रखा, मैं टाटा हूं, बिरला हूं, अंबानी हूं, गरीब समझ रखा जो कम नमक खाने के लिए कह रहे हैं। तो डॉक्टर कहते नहीं नहीं नहीं, नहीं गरीब होने की वजह से कम नमक खाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसलिए कम खाने के लिए बोल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हम समझ रहे कि चले हम टाटा है, बिरला है, अंबानी है, हमको कम नमक खाने के लिए बोल रहे, गरीब थोड़ी ना है हम, पहले कम नमक खाए। अच्छा अच्छा, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से कम खाने के लिए बोल रहे हैं। तो टाटा बिरला अंबानी कम नमक खाता है तो टैक्स भी कम देता है। गरीब आदमी सब्जी खरीद नहीं पाता, नमक से रोटी खाता है तो ज्यादा नमक खरीदना पड़ता है, तो टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। ज्यादा नमक गरीब खाता है तो गरीब का ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता? उसका भी बढ़ना चाहिए। अगर वो ज्यादा नमक खाता है तो गरीब का भी ब्लड प्रेशर बढ़ना चाहिए। गरीब का ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता? ब्लड होगा तब तो प्रेशर होगा भाई, ब्लड ही नहीं साला, प्रेशर कहां से होगा? ब्लड होगा तब ना प्रेशर होगा, ब्लड ही नहीं साला, प्रेशर कहां से होगा? तो गरीब से गरीब आदमी भी इस देश में टैक्स देता है, तो उस टैक्स का उपयोग गरीबों का कल्याण करने के लिए भी होना चाहिए। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, 35 लाख करोड़ रुपए का एक साल का बजट है भारत सरकार का। हमारे देश में कितना बजट चलता, कितना बजट होता है?
ग्राम पंचायत का बजट होता है, तालुका पंचायत का बजट होता है, नगर पालिका का बजट होता है, जिला पंचायत का बजट होता है, विधानसभा का बजट होता है, महानगर पालिका का बजट होता है और देश के संसद का और केंद्र सरकार का बजट होता है। हर एक का अलग अलग बजट होता है, हर एक को अपना अपना टैक्स लगाने का अधिकार अलग अलग होता है। इतना केंद्र सरकार का 35 लाख करोड़ रुपए का बजट है एक साल का। कितने लोगों को पता है ये आंकड़ा कितना होता है? अगर मैथ्स का प्रोफेसर बुलाया जाए और उसको कहा जाए गुरुजी 35 लाख करोड़ जरा शून्य लगा के लिख कर बताओ, तो वो तो माथे पे हाथ मारेगा, पता नहीं साला कितना शून्य लगाना होगा। इतना पैसा 35 लाख करोड़, इतना एक साल का इनकम भारत सरकार का। और वो इतना पैसा सरकार के पास एक साल में जमा होता है। विधानसभाओं का अलग है, महानगर पालिका का 40,000 करोड़ रुपए का बॉम्बे महानगर पालिका का बजट है अकेले। बॉम्बे के महानगर पालिका का अकेले 40,000 करोड़ रुपए का बजट है। वो पैसे की कमी नहीं है। जो सरकार चलाने वाले लोग हैं उनके पास पैसे की कमी नहीं है, तो फिर भूखमरी क्यों है? क्यों है? तो इस देश में जैसे फ्रीडम ऑफ द कंट्री का नारा लगाया गया, देश को आजाद किया गया, मगर देश में रहने वाले लोगों को आजाद नहीं किया गया। उसी तरह से अभी नरेंद्र मोदी ने डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री का नारा लगाया, देश का विकास, देश में रहने वाले लोगों का विकास। इसके लिए बनाया ही नहीं, इसके लिए कोई बजट बनता ही नहीं। इस वजह से हम लोगों का विकास नहीं हो रहा है और इसका मूल कारण देश में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं है, प्रातिनिधिक सरकार नहीं है। संसद में, संविधान सभा में जब आरक्षण लागू करने का बाबा साहब अम्बेडकर आग्रह कर रहे थे तो कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया कि आरक्षण से कार्यक्षमता घट जाएगी और कमजोर लोग प्रशासन में आ जाएंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में जवाब दिया। बहुत देखिए, सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फंडामेंटल बात आपको समझा रहा हूं, कोई बताने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज अ बेटर देन एफिशिएंट गवर्नमेंट। कार्यक्षम सरकार से बेहतर सरकार प्रातिनिधिक सरकार होती है। मान लिया तुम ऊंचे जाति के लोग ज्यादा बुद्धिमान हो, चलो मान लिया, ज्यादा कार्यक्षम हो, चलो मान लिया, ज्यादा ईमानदार हो, ये थोड़ा डाउटफुल मामला है। ज्यादा ईमानदार हो, डाउटफुल मामला है। तो ज्यादा बुद्धिमान हो, ज्यादा कार्यक्षम हो, मगर ज्यादा ईमानदार हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका समर्थन करने वाला कोई सबूत उपलब्ध नहीं है। तो जो आदमी ज्यादा बुद्धिमान हो, ज्यादा कार्यक्षम हो और ज्यादा बेईमान हो, वो बहुत खतरनाक होता है। कम ईमानदार हो, कम ईमानदार हो, कम कार्यक्षम हो, कम बुद्धिमान हो, ध्यान रखिए, बहुत बात इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, मगर जनता का प्रतिनिधि हो,
जिस जनता का विकास करना है उस जनता का प्रतिनिधि हो तो वो जनता का विकास करने का काम कर सकता है। इसलिए हमारे देश में प्रातिनिधिक लोकतंत्र होना जरूरी था, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होना चाहिए था। अमेरिका में सीनेट में जब चर्चा चलती है, आप सुनकर हैरान हो जाओगे, सीनेट में राष्ट्रपति को प्रवेश करने की भी इजाजत नहीं होती। अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति माना जाता है, मगर सीनेट में जब चर्चा चलती है निर्णय के पहले, तो राष्ट्रपति पर पाबंदी लग जाती है कि वो सीनेट में प्रवेश ना करे, क्योंकि इससे चर्चा प्रभावित हो सकती है। इसलिए सही चर्चा हो और सही फैसला हो, इसलिए राष्ट्रपति को पाबंदी लगाई गई है कि वो प्रवेश ना करे। तभी डेमोक्रेसी चल सकती है जब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो। और भारत में कुछ परिवारों ने कब्जा कर लिया लोकतंत्र के नाम पर, और चुनाव जीतने के लिए उद्योगपतियों से काला धन वसूल करते हैं, और उन काले धन के द्वारा ये लोग इस देश में चुनाव जीतने का काम करते हैं। काले धन का संबंध भूखमरी के साथ भी है। आप सोचते होंगे काले धन का संबंध भूखमरी के साथ कैसे है? कैसे? क्योंकि चुनाव में वोट खरीदने के लिए धन चाहिए, और जब संख्या करोड़ों हो, 100 करोड़ वोटर, तो फिर ज्यादा खरीदने के लिए चाहिए, फिर वो काला धन लगता है। काला धन बनता कैसे है? अनअकाउंटेड मनी, अनअकाउंटेड, सिंपल व्याख्या बता रहा हूं। अनअकाउंटेड, जो पैसा व्यवहार में तो है, अकाउंट में लिखा हुआ नहीं है, उसको बोलते काला धन। हमारे लोग बोलते रहते हैं काला धन, काला धन। अरे है क्या काला धन? मालूम तो होना चाहिए काला धन है क्या। व्यवहार में पैसा है, अकाउंट में लिखा हुआ नहीं है। लिखा होता तो टैक्स देना पड़ता, नहीं लिखा तो टैक्स भी नहीं देना पड़ता और उपयोग भी कर सकते हैं। इसलिए उसको काला धन बोलते हैं। तो ये जो काला धन है इस देश में चुनाव में इस्तेमाल होता है। सबसे ज्यादा काला धन चुनाव में इस्तेमाल होता है। दुनिया में सबसे महंगा चुनाव भारत में है। दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा चुनाव भारत में होता है, क्योंकि जितना ज्यादा महंगा चुनाव होगा उतना गरीब चुनाव से आउट हो जाता है और केवल वोट देने वाले लाइन में खड़ा रखने लायक होता है कि तुम्हारा अधिकार कितना, लाइन लगाकर वोट दो, बस। उससे ज्यादा तुम्हारी डेमोक्रेसी नहीं है, तुम्हारा लोकतंत्र नहीं है। तुम्हारा लोकतंत्र कितना है? लाइन लगाकर वोट दो, इससे ज्यादा तुम्हारे लिए डेमोक्रेसी नहीं। नहीं, तुम देश का प्रधानमंत्री बनने का नहीं सोचने का, मंत्री बनने का नहीं सोचने का। तो ये जो काला धन है, तो ये काला धन बड़े पैमाने पर भूखमरी के कगार पर पहुंचाए हुए लोगों को उनके वोट खरीदे जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अब मैं वोट बेचने के लिए तैयार नहीं हूं, तो कोई आदमी मेरा वोट खरीद कैसे सकता? मैं वोट बेचने के लिए ही तैयार नहीं हूं, तो कोई आदमी मेरा वोट कैसे खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। इसलिए सरकार चलाने वालों ने क्या किया? अच्छा, स्वाभिमान से वोट देते हो? अच्छा अच्छा,
तो उनको पहले गरीबी में पहुंचाया, फिर भूखमरी में पहुंचाया, पेट भर खाने के लिए मिलना बंद हो गया। पेट भर खाने के लिए जब मिलना बंद हो गया, उसके बाद पैसा लेकर गए। अब तो बेचोगे ना? हाँ, कम से कम एक आध महीना तो जो चुनाव में मिलेगा, वो एक आध महीना तो पेट भर खाने को मिल जाएगा। तो ये जो भारत में जो भूखमरी है, उसका संबंध चुनाव के साथ है, उसका संबंध काले धन के साथ में है। तो लोगों को भूखमरी में पहुंचाया ताकि वोटों को खरीदा जा सके। तो भारत का जो चुनाव है, ये खरीदे हुए लोगों के द्वारा चुना हुआ चुनाव है। तो भारत का जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र नाम की जो महिला है, भारत के जो लोकतंत्र नाम की जो महिला है, ये खरीदी हुई है काले धन से। ये परिस्थिति है, इतनी भयंकर बात है इस देश में। तो प्रातिनिधिक लोकतंत्र ना होने की वजह से भूखमरी में लोग पहुंचा दिए गए हैं। इतना भयंकर मामला इस देश में स्थापित हो गया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लोगों ने योगी को मुख्यमंत्री बनाया। योगी कौन है? ये गोरखपुर के जो गोरखनाथ धाम है, उसके महंत है। गोरखनाथ जी कौन थे? ये तंत्रयान जो बुद्धिज्म की शाखा थी, तंत्रयान उस शाखा के प्रधान आचार्य थे, यानी बुद्धिस्ट थे। इसलिए आपने देखा होगा कि जो ब्राह्मण धर्म के साधु होते हैं, वो जटाधारी होते हैं। देखिए, बहुत खास बात बता रहा हूं। ब्राह्मण धर्म के जो साधु होते हैं, वो जटाधारी होते हैं, मगर योगी जटाधारी नहीं है। आपने कभी नहीं सोचा होगा ये योगी जटाधारी क्यों नहीं है? क्योंकि योगी का संबंध गोरखनाथ से है, और गोरखनाथ का संबंध तंत्र यानी बुद्धिस्ट से है। और बुद्धिस्ट के जो साधु होते हैं, वो बाल पूरी तरह से साफ करते हैं। योगी के पूरी तरह से बाल जो है वो साफ क्यों है? वो जटाधारी क्यों नहीं है? क्योंकि उसका जो प्रधान आचार्य है गोरखनाथ, वो तंत्र यानी बुद्धिज्म का प्रधान आचार्य। तो इसका मतलब है ये बुद्धिस्ट आचार्य है। इसलिए ये जो बाल है, बाल नहीं है। अब इन्होंने, मैं जब गोरखपुर गया, एयरपोर्ट पर उतरा, तो एयरपोर्ट का नाम पढ़ा, तो नाम में लिखा था गोरक्षनाथ एयरपोर्ट। अरे मैंने गोरक्षनाथ कैसे हो गए? गोरक्षनाथ कैसे हो गए? आप लोगों को समझ में नहीं आ रही? छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। गोरक्षनाथ कैसे हो गए? देखो अर्थ कैसे बदल गया। गोरखनाथ और दूसरा शब्द है गोरक्षनाथ। गोरक्ष का अर्थ होता है गाय की रक्षा करने वाला। फिर गाय को कौन मारते हैं, कौन काटते हैं, कौन खाते हैं? मुसलमान। तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाने के लिए ये गोरखनाथ का गोरक्षनाथ किया गया, और इसके बदले में योगी आदित्यनाथ को, इसके बदले में ये बदलाव करने के लिए उसको मुख्यमंत्री बनाया गया। और ये मुख्यमंत्री बने, और बनकर उन्होंने अपने गुरु के साथ धोखा किया। जिस व्यक्ति ने अपने गुरु के साथ धोखा किया, वो उत्तर प्रदेश की प्रजा के साथ धोखा नहीं करेगा। कैसे माना जा सकता है?
दूसरी बात, बीजेपी वालों ने उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों के साथ कैसे धोखा किया। योगी आदित्यनाथ के पिताजी माताजी उत्तरांचल के रहने वाले हैं, वो भी उत्तरांचल के रहने वाले हैं, मुख्यमंत्री बनाए गए उत्तर प्रदेश के, वो रहने वाले हैं उत्तरांचल के। तो बीजेपी के लोगों ने उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों का अपमान किया, क्या करके कि उन्होंने उत्तरांचल के आदमी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नॉमिनेट किया। 23 करोड़ लोगों के साथ धोखा किया, बीजेपी के लोगों ने धोखा किया। क्या बीजेपी के लोगों को एक भी आदमी नहीं मिला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए? 23 करोड़ में से 23 के 23 करोड़ लोग नारायक है। बीजेपी के लोगों ने 23 करोड़ लोगों को नालायक मान लिया, एक भी आदमी नहीं बना मुख्यमंत्री बनने के लायक। तो बीजेपी के लोगों ने उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों के साथ में अन्याय किया, धोखा करने का काम किया। और अगर बीजेपी के लोग इस तरह से धोखा करने का काम कर रहे हैं तो आने वाले समय में भी वो धोखा करने का ही काम करेंगे, ऐसा कहा जा सकता है। इसलिए इन धोखेबाज लोगों से हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। एक तो उदाहरण मैंने योगी आदित्यनाथ का दिया, अभी मैं आपको नरेंद्र मोदी का उदाहरण देकर बात समाप्त करता हूं। नरेंद्र मोदी अपने को ओबीसी का कहते है भी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और उस पे लिखा कि हम ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं करेंगे। जो आदमी ओबीसी का हो और ओबीसी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करता हो, ओबीसी का ही है, और ओबीसी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करता है कि हम जाति आधारित गिनती नहीं करेंगे। ओबीसी के गधे से गधे आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी दे दो, गधे से गधा आदमी, सबसे बड़ा गधा आदमी, कुल्हाड़ी दे दो और कहो ये हाथ में कुल्हाड़ी लेके बाया पैर काटो अपने हाथ से, वो क्या कहेगा ओबीसी का आदमी? गधे से गधा आदमी नहीं, गधा वो, मैं इतना गधा नहीं हूं कि अपने हाथ से पैर काट दूं अपना। गधा जरूर हूं मगर इतना गधा नहीं हूं कि अपने ही हाथ से अपना पैर काट दूं। तो क्या नरेंद्र मोदी को अपने ही ओबीसी भाइयों के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, 52% लोगों के विरोध में हलफनामा दाखिल कर दिया और ओबीसी के लोगों ने इसलिए वोट दिया था कि अब हमारा ओबीसी का आदमी प्रधानमंत्री बनेगा तो जाति आधारित गिनती करेगा। उसने भी धोखा किया, योगी ने भी धोखा किया और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसने भी धोखा किया। तो ये जो धोखा करने वाले लोग हैं ये आज की तारीख में सत्ता के शीर्ष स्तर पर पहुंच गए हैं और ये धोखाधड़ी करके पहुंच गए हैं। इसलिए हम इन धोखाधड़ी करने वाले लोगों को सबक सिखाने का काम करना होगा। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा धोखाधड़ी करने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए बनाया गया है और परिवर्तन करने के लिए बनाया गया मोर्चा है। इसलिए इस परिवर्तन के काम में आप लोग आने वाले चुनाव में साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। साथियों, अभी आदरणीय विश्राम साहब आप लोगों के प्रबोधन किया गया।
अब धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं आदरणीय जो निधि देने वाले लोग हैं, मैं कृपया सबको नाम बता रहा हूँ। बारी बारी से सभी कार्यकर्ता मंच पर आने की काम करेंगे। राकेश बाबू जालौन 5,000 रुपया का चेक आदरणीय मेश्राम साहब को भेंट करेंगे। राकेश बाबू जालौन से। डॉक्टर सुशील कुमार राठौर 500 रुपया के निधि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को भेंट करेंगे। सुशील कुमार राठौर। राकेश बाबू 5,000 रुपया का चेक आदरणीय मेश्राम साहब को भेंट कर रहे हैं राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण निधि में। राजकुमार चौधरी जालौन से 500 रुपया का निधि भेंट कर रहे हैं। राजकुमार चौधरी। ये दिखता कहाँ से है? यहाँ से नहीं दिखता। ये बैठ राजा राम त्यागी 500 रुपया के निधि भेंट कर रहे हैं। राजा राम त्यागी जी। डॉक्टर भगवान सी राठौर 500 रुपया के निधि। डॉक्टर भगवान सी राठौर। कुंज बिहारी यादव 500 रुपया के निधि भेंट करेंगे। क्या नाम है? राशिद अली, मोहम्मद राशिद अली राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के नगर अध्यक्ष आदरणीय मेश्राम साहब को 1,000 का निधि भेंट कर रहे हैं। मनोज कुमार वर्मा जी। मनोज कुमार वर्मा जालौन से 500 रुपया की निधि भेंट करेंगे। साहिल सुल्तानी 500 रुपया की निधि मेश्राम साहब को भेंट करेंगे। साहिल सुल्तानी।